जादुई लहंगा और मेकअप की नदी। सोनपुर गांव में दो गरीब बहनें रहती थी, बेला और गुड़िया। दोनों बहुत छोटी थी। जब एक रात उसके पिता काम करके घर लौट रहे थे, तभी बारिश में एक बिजली की तार उनके ऊपर गिर गई और वही मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी मां निर्मला ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और खुद भूखे रहकर घर चलाने के लिए दिन रात सिलाई का काम करने लगी। सिलाई में भी उतनी कमाई नहीं होती थी। निर्मला खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती थी। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी की मार सबसे बड़ी मार होती है। निर्मला के भूखे रह रहकर काम करने की वजह से निर्मला की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। दीदी, दीदी, माँ को क्या हुआ? दीदी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ हमारे साथ कोई खेल खेल रही है क्या? बताओ ना दीदी। दीदी, माँ, माँ उठो ना माँ। नहीं गुड़िया, माँ अब हमसे कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और हम अनाथ हो गए मेरी बहन। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। यह बोलकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। बेला ने हिम्मत से अपने आप को किसी तरह से संभाला और अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए वो भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीदी, कब तक काम करती रहोगी? अब चलो उठो और खाना खा लो। देखो बहुत रात हो गई है, अब बाकी के काम कल कर लेना। नहीं गुड़िया, तू खाना खाकर सो जा। मुझे तो अभी एक और सूट सिलना बाकी है। अगर सिलाई नहीं करूँगी फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? खाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना छोटी। ठीक है दीदी, फिर मैं भी आपके साथ कपड़े सिलने में आपकी मदद करती हूँ। और फिर इस तरह से दोनों बहन मिलजुल कर काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता रहा। दोनों बहनें अब बड़ी हो गई थी। अरे ओ बेला, बेला अंदर आ जाओ काकी, मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। अरे ओ बेला, मेरी राधा का लहंगा सिल गया है क्या? हाँ हाँ काकी, सिल गया है लहंगा। आखिर मैं भला अपनी सहेली राधा की शादी कैसे भूल सकती हूँ? ये लो काकी, ये रहा लहंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनो, राधा ने तुम दोनों को भी शादी में बुलाया है, आ जाना। ठीक है काकी, हम दोनों बहनें बारात आने से पहले ही पहुँच जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा दोनों बहनें ढंग के कपड़े पहन कर आना। एक तो काली सी शकल है, ऊपर से ये फटा पुराना कपड़ा। अरे बेटी, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। हो सकता है इसी बहाने शादी में आए किसी लड़के वाले को तुम दोनों बहनों में से कोई एक पसंद आ जाओ, वरना इस गरीबी और रंग रूप के साथ तुम दोनों बहनों का तो ब्याह होने से रहा। एक तो दोनों अनाथ हो, ऊपर से ये काले रंग रूप। मुझे तो तुम दोनों बहनों पर बहुत ही तरस आता है, पर क्या करूं। अच्छा बेटी, अब चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। काकी के कड़वी बातें सुनकर बेला के आंखों में आंसू आ जाता है। अरे मेरी प्यारी दीदी, काकी की बातों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है बोलना। अब उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। देखना, बहुत ही जल्दी आपको आपकी ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा। और ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। शादी वाले दिन दोनों बहनें अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर बारात आने से पहले वहां पहुंच जाती है। तभी उसे देखकर राधा की दादी बोलती है, हाय दैया, ये कैसा बेरंग सा सूट पहना है तुम दोनों बहनों ने। अपनी खास सहेली की शादी में इतना फीका और बेरंग सूट, छी 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 छी। अरे हमारे घर शादी है, कोई मातम नहीं जो ये पुराना सा मटमैला सूट पहनकर आ गई हो। क्यों रे करम जलियो, तुम अनाथ बहनें अपनी गरीबी और काली सी शक्ल लेकर मुंह उठाकर इस शादी में उठकर आ गई। तुम्हें देखकर लड़के वाले आखिर क्या सोचेंगे? मेरी बेटी की शादी होने से पहले ही उसका घर बिगाड़ना चाह रही हो। खुद तो तुम दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा, आ गई मुंह उठाकर दूसरों का घर बिगाड़ने के लिए। हाँ बहन, जरा समझाओ इन गरीब और अनाथ बहनों को। मुझे तो इन्हें देखकर इन पर बहुत ही तरस आता है।
मैंने तो लाख दफा समझाया है। अरे मेरे बेटे दीनानाथ से ब्याह कर ले। माना कि 2 बच्चों का बाप है, लेकिन पहली बीवी तो मर चुकी है ना। अब इन गरीब बहनों को तो सपनों का राजकुमार मिलने से रहा, फिर भी न जाने किस बात का घमंड है जो मानने को तैयार ही नहीं है। बस कीजिए आप लोग, आपको हमें उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं। लो जी, कर लो बात। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छी बातें तो मिर्ची की तरह ही लगती है। शकल ऐसी है तो इतनी अकड़ है। थोड़ा रंग रूप अच्छा होता फिर पता नहीं क्या करती। यह सब सुनकर बेला की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से नदी के किनारे आ जाती है। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, बदसूरत हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है। अब तो गांव वालों ने ताना मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं अब और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस जली कटी के साथ नहीं जी सकती। यह बोलकर बेला नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर पानी में बढ़ाती है, नदी के अंदर अपने आप एक रास्ता बन जाता है। ये क्या? ये अचानक नदी के बीच रास्ता कैसे बन गया? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेला तुम इस रास्ते से नदी के बीच में आ जाओ, डरो मत, आओ बेला। उसके बाद बेला उस रास्ते पर चलते हुए नदी के बीच में पहुंच जाती है। तभी नदी में से फिर से आवाज आती है, डरो मत बेला, मैं जादुई नदी हूँ। मैं कब से सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करना चाह रही थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया। पहली बार तुम आई हो। मुझे तुम बहुत ही सच्ची और नेक दिल लगती हो। लेकिन ये बताओ, तुम इस नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? जान न दूं तो और क्या करूं जादुई नदी? माता पिता के मर जाने के बाद मैं और मेरी बहनें दोनों अनाथ हो गए, और तो और मेरी काली सूरत की वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे खूब ताने देते हैं। हम दोनों बहनें तो किसी तरह से सिलाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गांव वालों को यह भी देखा नहीं जाता। वो हमेशा मेरे काले रंग की वजह से मेरी शादी के लिए मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा ये बात है, तुम चिंता मत करो बेला। ये लो, ये एक जादुई लहंगा और जादुई मेकअप है। इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और हाँ, घर जाकर सबसे पहले तुम इस जादुई मेकअप से अपना मेकअप करना। इस मेकअप को लगाते ही तुम्हारा ये काला सा रंग राजकुमारी की तरह सुंदर हो जाएगा। यह सुनकर बेला खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा और मेकअप लेकर घर आ जाती है। दीदी, आप एकदम से शादी छोड़कर मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। मुझे पता है आपको लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था ना? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि जाकर कसकर घूसा मारकर आ जाऊं उन सबके मुंह पे। अरे दीदी, ये आपके हाथ में क्या है? इतना सुंदर लहंगा और मेकअप। गुड़िया देखना, अब पूरे गांव वालों की बोलती कैसे बंद हो जाएगी। गुड़िया, ये लहंगा और मेकअप जादुई है और ये हमें जादुई नदी ने हम दोनों के लिए दिया है। जादुई लहंगा? ये कैसे हो सकता है? अभी बताती हूँ। हे जादुई लहंगे, हमें पैसे दो। बेला के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक प्रकाश हुआ और उससे पैसों की बारिश होने लगी और तुरंत में ही वहाँ पैसों का ढेर लग गया। अरे वाह दीदी, ये तो सचमुच में जादुई लहंगा है। दीदी, इस मेकअप में कौन सा जादू है? 1 मिनट रुको, अभी बताती हूँ। इतना बोलकर बेला उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही बेला बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह दीदी, आप तो एकदम राजकुमारी लग रही हो, राजकुमारी। अब देखना हमारे घर के बाहर कैसे आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है। इस जादुई लहंगे और मेकअप की वजह से आज हमें भी इन समाज में सर उठाकर जीने का हक मिल गया है।
अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी, और ना ही हमें किसी से कम होने का एहसास होगा। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरूरत का सारा सामान भी मांगती है। अब उन दोनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अब पैसा भी था और सुंदरता भी। वो अब अपने साथ साथ गांव के और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। कुछ ही दिनों बाद बेला के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और बेला की शादी पक्की हो जाती है। दीदी, आप रो रही हो? दीदी, ये तो खुशी की बात है, आज आपकी शादी है। अब आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने पति के घर चली जाओगी। पर छोटी, मैं तुम्हारे बिना ससुराल में अपना दिन कैसे बिताऊंगी? मुझे वहाँ तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे दीदी, इतना क्यों सोच रही हो? जादुई लहंगे की वजह से अब सब कुछ बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं जिससे मेरी जिंदगी भी बहुत ही आसानी से कट जाएगी। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाओ। गुड़िया जादुई लहंगे से पैसे मांगकर पूरे गांव को अच्छे से सजाती है। पूरा गांव दोनों बहनों के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे कि आखिर दोनों बहनें एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई। वहीं इधर शादी वाले दिन गुड़िया भी तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुड़िया को देखकर बेला कहती है, अरे वाह, इस लाल लहंगे में तो मेरी बहन बिजली गिरा रही है। आप भी बहुत ही प्यारी लग रही हो दीदी। उसके बाद बारात आती है और बहुत ही धूमधाम से बेला की शादी होती है। बीते दिनों जितने लोगों ने भी दोनों बहनों का मजाक उड़ाया था, वे बस हक्के बक्के से दोनों बहनों को देखते रह जाते हैं। वहीं शादी में आए लड़के के एक बहुत ही अमीर दोस्त को गुड़िया भी पसंद आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद गुड़िया की भी शादी हो जाती है और फिर इस तरह दोनों बहनें की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। काली गोरी बहन को मिला जादुई सोने और चांदी का फ्रॉक। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मुझे घर की सफाई भी करनी है। सुहानी इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ सुषमा वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है, क्यों री करमजली, मैंने तुझसे चाय बनाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुझसे अभी तक रसोई का काम भी खत्म नहीं हुआ। माँ, वो मैं बस चाय बनाने ही जा रही थी, बस ये गंदे बर्तन धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सुहानी के इतना कहते ही सुषमा सुहानी के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, मेरे सामने ये बहाने बनाना बंद कर, वरना तुझे इस घर से बाहर निकालने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा, समझी? माँ, प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी नंदिनी आती है और वो भी अपनी माँ को भड़काते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही किया माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है, मैंने इसे अपने ड्रेस प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन इसने अभी तक मेरा काम नहीं किया। नंदिनी, मैंने तुम्हारी ड्रेस इसलिए प्रेस नहीं की क्योंकि प्रेस कई दिनों से खराब पड़ी है और मैंने माँ से प्रेस चेक करवाने के लिए कहा भी था। देखा माँ, अभी कैसे अपनी सारी गलती का इल्जाम आप पर लगा रही है। अरे पता नहीं ये मनहूस कहाँ से मेरी जिंदगी में आ गई। इस काली कलोटी को तो मैं कब का इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती, बस तेरे पिताजी की वजह से चुप बैठी हूँ। इतना कहकर सुषमा जैसी ही सुहानी पर हाथ उठाने जाती है, वैसे ही वहाँ पर सुहानी के पिता महेंद्र आ जाते हैं और वो सुषमा से कहते हैं, अरे बस करो सुषमा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है। अरे मैंने अपनी बेटी के चलते ही तुमसे शादी की थी ताकि तुम उसे एक माँ का प्यार दे सको, लेकिन तुमने तो इस घर में आते ही मेरी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। उससे दिन भर घर का सारा काम भी करवाती हो, फिर भी तुम्हें उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता है।
अरे इसके जैसे काली कलोटी लड़की को अपनी बेटी कहने से अच्छा तो मैं किसी कुत्ते को अपने घर पर पालना पसंद करूंगी, क्योंकि आपको क्या पता कि इस काली कलोटी के चक्कर में गली मोहल्ले के लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, और न ही मैं अपने किसी दोस्त को अपने घर बुला सकती हूँ। अरे मेरी बेटी काली है तो इसमें उसकी क्या गलती है? और वैसे भी इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। ये ऊपरी सुंदरता तो बस कुछ दिनों की चमक चमक होती है, लेकिन तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कभी मेरी बेटी को माँ का प्यार देने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरे लिए मेरी दोनों बेटियाँ एक समान है, इसलिए सुहानी बेटा तुम चिंता मत करो। तुम बस फटाफट से मेरे लिए चाय बना कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। ठीक है पिताजी। अरे पिताजी, ये क्या बात हुई? आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ही तोहफे लेकर आया हूँ। और इस तरह सुहानी फटाफट से सबके लिए चाय बनाकर हॉल में ले आती है, जहाँ सब लोग आराम से सोफे पर बैठे होते हैं। तभी महेंद्र अपनी दोनों बेटियों को तोहफे में बहुत ही सुंदर ड्रेस देता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच पिताजी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गोरी हूँ। लेकिन सुहानी की ये लाल कलर की ड्रेस तो बहुत अजीब लग रही है, और इसके इस काले चेहरे पर तो ये बिल्कुल भी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। आपको तो इसके लिए व्हाइट कलर की ड्रेस लानी चाहिए थी। नंदिनी की ये बात सुनकर सुहानी उदास हो जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, नंदिनी तुम भी अपनी माँ की तरह अपनी बहन का मजाक उड़ाना बंद करो। अपने पिता की ये बात सुनकर नंदिनी का मुंह बन जाता है। तभी जब अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज जाती है, तो कॉलेज में नकुल नाम का एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़का पढ़ा करता था, और वो सुहानी को बहुत पसंद किया करता था, क्योंकि सुहानी भले ही दिखने में काली हो, लेकिन वो मन की बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की थी, जिस वजह से नकुल उसे बहुत पसंद किया करता था। तभी जब नकुल सुहानी को कॉलेज में देखता है, तो वो मन ही मन सोचता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुहानी से अपने दिल की बात कह कर रहूँगा, पर मैं उसे कैसे कहूँ? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सुहानी की बहन नंदिनी से बात करके देखता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। अरे नंदिनी, तुम क्लास के अंदर क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है क्या? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, खबरदार जो तुमने ये बात पिताजी को बताई तो। इतना कहकर नंदिनी क्लास से बाहर आ जाती है और कहती है, ये सही मौका है, आज मैं नकुल को अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। इतना कहकर नंदिनी नकुल के पास जाती है और उससे कहती है, हाय नकुल, कैसी हो तुम? क्या तुम आज क्लास में नहीं गए? नहीं, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इतना कहकर नंदिनी मन ही मन सोचती है, लगता है नकुल भी मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहता है, आखिर मैं हूँ ही इतनी सुंदर। वो दरअसल मैं तुम्हारी बहन सुहानी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? नकुल की ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस नकुल को मेरी काली कलूटी बहन कैसे पसंद आ सकती है? अरे मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। इतना कहकर नंदिनी गुस्से में घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को नंदिनी के खिलाफ सारी झूठी बातें बता देती है, जिसके बाद सुहानी के घर आते ही सुषमा उसे बहुत मारती है। तभी सुहानी कहती है, माँ, आखिर आप मुझे क्यों मार रही हैं? मेरी गलती क्या है? अरे मनहूस, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की? आज तेरी वजह से मेरी बेटी को उसका प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लड़का मेरी बेटी को नहीं तुझे पसंद करता है। माँ, भला इन सब में मेरी क्या गलती है? हाँ माँ, भला इसमें सुहानी की क्या गलती है? आप इसे कुछ मत कहो और सुहानी तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर नंदिनी सुहानी को मारने के लिए उसे पहाड़ी के पास ले जाती है और उसे वहाँ से धक्का दे देती है, और सुहानी जैसी ही पहाड़ी से नीचे गिर रही होती है, वैसे ही एक सुंदर सी परी आकर सुहानी को बचा लेती है और उससे कहती है, सुहानी, क्या तुम ठीक हो? अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? सुहानी, मैं एक परी हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ते ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी इस बहन ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिर भी मैं तुम दोनों को ये जादुई सोने
और चांदी के फ्रॉक देना चाहती हूँ। और इसमें से अगर तुम चांदी का फ्रॉक चुनती हो तो तुम लोगों की मदद कर सकती हो, और अगर तुम सोने का फ्रॉक चुनती हो तो तुम किसी भी चीज को सोने का बना सकती हो। परी की ये बात सुनकर नंदिनी कहती है, अरे वाह, फिर तो मैं ये जादुई सोने का फ्रॉक ही लूंगी ताकि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकूं। लेकिन मुझे तो ये चांदी का फ्रॉक ही चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। इतना कहकर दोनों ही बहनें अपनी अपनी जादुई फ्रॉक पहन लेती है, और वो जादुई फ्रॉक पहनती ही सुहानी बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है, और वो गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लगती है। वहीं नंदिनी घर जाती ही जादुई सोने के फ्रॉक से कहती है, हे मेरे जादुई सोने के फ्रॉक, मेरी आंखों के सामने जितनी भी चीजें तुम उन सभी चीजों को सोने का बना दो। नंदिनी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है, और वो भी सभी चीजों के साथ सोने की बन जाती है, जिसे देखकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? आप सोने की मूर्ति कैसे बन गई? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वहाँ पर सुहानी आती है और नंदिनी उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद सुहानी अपने जादुई चांदी के फ्रॉक की मदद से अपनी माँ को फिर से पहले की तरह बना देती है। जिसके बाद सुषमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो भी सुहानी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, और खुशी खुशी सुहानी की शादी नकुल से करवा देती है। जिसके बाद दोनों ही बहनें अब हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं।